आइम्माए मसाजिद, बुजुर्ग हजरात, उलमाए कराम, मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, ये जो आज की मीटिंग और दावत मुनाकिद की गई है, कल रात में हमारे कुछ साथियों ने मुझसे गुफ्तगू की, मुझसे बहुत सारी बातें पूछी। ख़ास तौर पर 2024 के असेंबली इंतखाबात, इस हल्के असेंबली के बारे में मुझसे पूछा। बहुत सारी बातें मैं उनसे कहना चाहता था, फिर मेरे जहन में आया कि अपने हमखिया, अपने चाहने वाले, अपने से मोहब्बत करने वाले, उनके साथ बैठ कर गुफ्तगू की जाए। मेरे दो साथियों ने आगे बढ़कर आज की दावत का एहतमाम किया है। मैं उन दोनों साथियों का, हमीद भाई, अब्दुल रहीम भाई, उनका शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी साथियों की दावत पर यहाँ पहुँचे हैं। यकीनन गुज़िश्ता कई सालों से आपकी सरपरस्ती में, आपकी मदद से मैं सियासत में काम कर रहा हूँ। 2014 के असेंबली इंतखाबात में कुछ हज़ार से अपने को शिकस्त हुई। 2019 का आपके सामने है। 2019 से हम मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं, मगर मेरे और पार्टी के जो मामलात थे वो मुझसे पूछ रहे हैं आपके टिकट का क्या हुआ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो मैं चाहता हूँ पब्लिकली, ख़ास तौर पर उन साथियों को बताऊं जो मेरे लिए कंधे से कंधा लगाकर दिलो जान से काम करें। वक्त आने पर मीडिया और प्रेस को बताया जाएगा, मगर मैं जानता हूँ ये हजरात मेरी हमदर्दी में कम, उनके टीआरपी में ज़्यादा हैं। आने दीजिए, कोई छुपाने की बात नहीं है। शुक्रिया। आपका मामला मीडिया का मामला है, यकीनन हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे थे, ताज विवांता होटल में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम, इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्के असेंबली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी लाएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ। जब 9 सितंबर को वक्फ के एक्ट पर मीटिंग हुई, वो मीटिंग में मैं मौजूद था। वक्फ एक्ट की मीटिंग हज हाउस में हुई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने असेंबली के 5 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए। मुझे थोड़ा धक्का बैठा, फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं इस पसोपेश में था, हो सकता कोई मसलियत होगी, अपना कायद है, उन पर एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। मैंने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट और राष्ट्र उनसे जाकर बात की जाए। 21 सितंबर को मैं हमारे ड्राइवर इरफान के साथ बाय एयर हैदराबाद गया। दारुस्सलाम पहुंचा, साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा। मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा, साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे आपसे अहम और ज़रूरी बात करनी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल के फंक्शन में जाना। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए।
उन्होंने पूछा है कब तक है आप? मैंने कहा मैं जब तक आपसे बात नहीं हुई उसके लिए मैं आया हूँ, वह शाम के मुशायरे में आप आ जाइए। ठीक है, अब कायद है, पार्टी के सुप्रीमो हैं, बात तो सुनना पड़ेगा। मैं वापस होटल पर आया, मैं सोचते रहा, मैंने एक व्हाट्सएप डाला, फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने व्हाट्सएप डाला। वो व्हाट्सएप भी मैं पब्लिकली डिक्लेयर करूंगा, बताऊंगा। मेरे समझ में ये आया कि पार्टी सुप्रीमो के पास मेरे लिए जो गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी का काम कर रहा है और माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेदाग हो, जेब से पैसे खर्चता हो, मैंने लाखों करोड़ रुपये पार्टी के लिए कौम मिलत के लगाए हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना हक अदा किया। मैं महाराष्ट्र का कारगुजार सदर था, जहां मॉब लिंचिंग वहां पहुंचा, मगर मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई, मैं मुशायरे में नहीं गया। सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ गया और दिन भर सोचते रहा। फिर मैंने सोचा एक खत तहरीरी शक्ल में अपन बैरिस्टर सुंदर साहब को देना चाहिए। वो खत मैंने 23 तारीख को भेजा, उनको 5 बजे मिला। वो खत की कॉपी आपको दे देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में अखबार में भी छाप दूंगा। वो खत मैंने उर्दू में तहरीर किया था, मैंने उसका हिंदी में जो देवनागरी लिपि पर लिखा हूँ, पहले मैं आपको खत पढ़कर सुना देता हूँ। वो खत कुछ इस तरह है। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब, कौमी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। हफ्ते के दिन बतारीख 21 सितंबर आपसे मुलाकात हुई, फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस आप तक पहुंचे, आपका जवाब भी आया। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी बात आप तक सही और मुकम्मल अंदाज में पहुंचा नहीं सका, इसलिए इस तहरीर के जरिए आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सदर मोहतरम, मेरी उम्र 66 साल की हो चुकी है और मैं समझता हूँ 2024 असेंबली इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में मैंने पहली बार मजलिस के टिकट पर 60,000 वोट लिए थे। 2014 से 2019 तक मैंने मेहनत की। 2019 में 80,036 वोट हासिल किए। अब यहाँ के जो पॉइंट्स है वो सुन लीजिए। 2019 में मेरा टिकट बहुत देर से डिक्लेयर हुआ, जिसके नतीजे में गैर यकीनी कैफियत सूरत हाल थी। समाजवादी पार्टी और एमआईएम महाराष्ट्र के दूसरे असेंबली हलकों में गठजोड़ हुआ, मगर मेरी गुजारिश के बावजूद मेरे मशरक़ी हल्के असेंबली में समाजवादी उम्मीदवार करीम कुरैशी आया और 5,555 वोट खाया। इस तरह नुकसान हुआ। उस जमाने में हमें कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा आपको। मैं आपके पास सुना देता हूँ। आसिम बिखार साहब हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी स्पोक्स पर्सन है। 2019 में उनका मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार आने वाला है, आप कहे तो मैं रोक सकता हूं, मगर मुझे इसमें सदर मोहतरम बैरिस्टर सदर वही साहब मुझसे कहेंगे तो मेरा सियासी खत में इजाफा होगा, जब भी मैं कहूँगा। मैंने इमीडिएट बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब को फोन किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील साहब बम्बई में आए,
2019 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर की। और अपना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। गोवंडी में हम अबू आसिम को पार्टिंबा दे रहे हैं, भाईकरगा में उन्होंने वारिस पठान को पार्टिंबा दे रहे हैं, भेवंडी में उनका जो उम्मीदवार था उसको वो पार्टिंबा दे रहे, दूसरे हल्के में वो पार्टिंबा दे रहे। आपके पास भी पार्टिंबा होगा, बेफिक्र रहिए। इम्तियाज जलील साहब वहां मौजूद हैं। कैंडिडेट आया, उम्मीदवार ने इलेक्शन करा, माहौल खराब किया। मुझे तो समझना चाहिए ना कि क्या किया जा रहा है मेरे साथ में। ऐसा हुआ है। और यही बात मैंने जब उनसे कही थी तो कहा था कि मशरक़ी हल्का असेंबली की टिकट हम आपको देंगे और चुन के भी आएंगे, गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से 2019 में ऐसा मेरे साथ किया गया। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम साथ में, औरंगाबाद मशरक़ी हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार। मैंने क्या समझना चाहिए? क्या अतुल सावे को जिताने के लिए, क्या देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर गफ्फार खादी को बगल का बकरा बनाए क्या? फिर दूसरी बात जो मैंने तहरीर किया, आपको याद होगा कि इम्तियाज जलील ने रियासी सदर बनने के बाद, वो किस्सा बड़ा खास है, सुना देता मैं, छुपाता नहीं। 25 जून 26 जून की बात होगी। प्रकाश अंबेडकर, मैं, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी दिल्ली में बैठे थे सीटों की वाटाघाटी के लिए। प्रकाश भाई को आने को थोड़ा टाइम था, तो मैंने हंसते हंसते कहा, साहब अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, इसको अपन महाराष्ट्र सदर बनेंगे। मैंने हंसते से ये भी कहा, अपना आदमी बहुत बच्चे में पक्का है, देखा भाग भी करता है, खूबसूरत भी है, जो अपने को फायदा हो जाएगा पार्टी को। साहब ने ट्वीट करके बना दिया महाराष्ट्र का अध्यक्ष। और ये जनाब ने महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनने के बाद इंतखाबात से 2 महीने पहले औरंगाबाद की जो बॉडी थी हमारी, वो बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। मैंने इसमें नोट किया। तो बात चली थी 2019 के सिलसिले में। मैंने असद साहब को लिखा, आपको याद होगा कि इम्तियाज जलील ने रियासती सदर बनने के बाद ऐन इंतखाबात से पहले मशरक़ी हल्के असेंबली की बॉडी को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया था। और इस सिलसिले में पूना में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ऐन इंतखाबात के वक्त बरतरफ बॉडी को बहाल किया जाए, मगर हो ना सका। वंचित से माहदा टूट गया, जिसका मुझे फटका बैठा। दोस्तों और साथियों, अगर वंचित और एमआईएम का अलायंस जिंदा रहता तो 15 से 20 एमएलए चुन के आते थे और सत्ता की कुंजी दोनों के पास रहती थी। अब वो भी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह प्रेस में, क्यों टूटा, क्या से टूटा, कौन आगे जाता, कौन पीछे रहता, कौन आगे नहीं जाना, बताऊंगा मैं। बड़ा मजबूत होकर सुनाया मैं तुमको। जो खत मैंने असद साहब को भेजा, उसकी कॉपी आपके पास ही देने वाला हूँ। फिर दूसरा हमने लिखा कि 2024 मशरक़ी हल्के असेंबली के लिए हमने पूरी ताकत से काम किया। आपने मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया। मैंने पूरे महाराष्ट्र का इलाकों का दौरा किया, ख़ास तौर पर फसादात के मुतासरीन की अरबाब इक़्तिदार के सामने नुमाइंदगी की, इंसाफ दिलाने की कोशिश की और लाखों रुपए की माली एयानत की। पुलिस कस्टडी में मरने वाले मुस्लिम नौजवानों के मामले को हाई कोर्ट्स में लेकर गया, इनकी माली मदद भी की, कोर्ट का खर्चा भी बर्दाश्त किया और कई पुलिस वालों पर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस दर्ज करवाए। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग हुई, वहाँ मैं बज़ात खुद पहुँचा, इन अफराद ख़ानदान को दिलासा दिलाया, पुलिस में नुमाइंदगी की, पैसों से मदद की। कोविड के ज़माने में मेरे ज़ाती खर्चे से
5 लाख से ज़्यादा रकम के ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए, कई मरीजों को इलाज मांगे में मदद की, पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ तालुक़ों अज़ला का दौरा किया, एक मजबूत तंजीमी ढांचा तैयार करने की कोशिश की, जिसमें कुछ कामयाब हुआ। मैं समझता था ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी मैं चाहता तहरीरी तौर पे बात आ जाए, ताकि सबको मालूम हो कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या अहमियत है और क्या अहमियत होना चाहिए। असद साहब के जो मैसेजेस मेरे पास आए थे, उसमें सब में बड़ा दुख ये था कि इम्तियाज जलील हार गए, किसी ना किसी तरह से वो ठिकरा हमारे सर पे होने की बात भी दिख रही थी। तो फिर मैंने समझा उठना चाहिए खत में। औरंगाबाद पार्लियामानी इंतखाबात में 2024 में इम्तियाज जलील को 6 हल्कों में सबसे ज़्यादा वोट मशरक़ी हल्का इस हल्के में मिले, जो 79,000 हैं। कहीं ना कहीं हमारा काम और नाम होगा। भाई सियासत में जब कुछ काम करते हैं ना तो बताने पड़ता, बोलना पड़ता, इसलिए मैंने लिखा। इनके हल्के असेंबली जहाँ से वो MLA चुन के आए थे वहाँ 85,000 वोट मिले। अब उसके आगे जो मैं लिखा वो चुमटी भी है, हकीकत भी है, सच्चाई भी है। वोट और बढ़ सकते थे, मगर इसका जवाब इम्तियाज जलील, अहमद जलील, बिलाल जलील से पूछा जाए तो बेहतर होगा। पैसे खर्चने में हाथ रोकना, तमाम ओहदेदारों और कारकुनों को बंधा मजदूर समझना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 22% है। यानी मुसलमान कितने टक्के हैं? अपन ने जो सोशल इंजीनियरिंग किए थे प्रकाश अम्बेडकर को आके, तो 13% बढ़ गए थे, तो 35 से 36% में चुन के आए 4,000 वोटों से। अब हमने गुत्ता भी है सबके काम करने का, तुम युति तोड़ते जाएंगे। खैर, आदर्श का भरोसा काम नहीं आया। वंचित का तकरीबन 1.5 लाख वोट हम खो चुके थे। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज की शिकस्त के आप सही तौर पर असेस करें। मैंने कायद मोहतरम को लिखा। 2024 में मशरक़ी हल्के असेंबली में मैंने तकरीबन 200 वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लिए। आज माशाअल्लाह वोटर लिस्ट में तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने मशरक़ी हल्के असेंबली में समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से बिलखुसूस नाराज़ ग्रुप से दिल जीतने का काम किया हूँ। साबिक़ा नाराज़ कारपोरेटर्स का दिल जीतना भी कोई मुश्किल काम नहीं, इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। 2 इंतखाबात हारने के बाद 2024 के इंतखाबात में मैंने महसूस किया अवाम की बेपनाह हमदर्दी मेरे साथ है। मेरी टीम में मेरे चाहने वाले बहुत पेश हैं, बहुत तुंदई और जाफिशानी से काम कर रहे हैं। मेरा टिकट बिक्री ना होने की वजह से अवाम में सवालात उठ रहे हैं। मुझे औरंगाबाद मशरक़ी हल्के असेंबली से लड़ना है, किसी दूसरे हल्के से नहीं। आपसे गुजारिश है कि मुंतज़िर बारह मुकारात की रोशनी में औरंगाबाद मशरक़ी हल्के का टिकट बिक्री करें, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। अगर आप टिकट देना नहीं चाहते हैं तो बराए कम इतना एहसान तो कीजिए, मुझे बता दीजिए। यही बात करने के लिए मैंने 5 मिनट का वक्त मांगा। घंटों कई दिन अपनी मेहनत पैसे के साथ जिस लीडर की खिदमत में फिरता रहा, वो मुझे 5 मिनट का वक्त नहीं दे सका। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो। यही बात करने के मैंने आपसे 5 मिनट का वक्त मांगा था, मगर मुझे ना मिल सका। एक बात और जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, आप जो कहेंगे वो पार्टी फंड देने को मैं तैयार हूँ, और मुझे पार्टी की तरफ से इलेक्शन के कोई माली मदद नहीं चाहिए।
सिर्फ आप और अकबर भाई हमारी तशरीह मुहिम में आना जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि मुझे 2024 मशरक़ी हल्के असेंबली औरंगाबाद का टिकट दिया जा रहा है नहीं, मुझे बताया जाए, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एक और बात की गुजारिश है, इस तहरीर के जवाब में ताख़ीर ना करें तो बेहतर होगा। 23 तारीख को मोहतरम बैरिस्टर असद रवी साहब को भेजा, शाम में 5 बजे व्हाट्सएप और मेल वगैरह भेजा हूँ, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और आज 8 तारीख है, कोई जवाब नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। फिर मैंने महसूस किया कि बात समझना चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्म भी नहीं भरा, न डीडी भरा, न दरखास्त दी। मैंने ये महसूस किया कि अपने को जिस तरह से 2019 में टिकट देके जुबा किया गया है, अब टिकट नहीं देके जुबा करने का कार्यक्रम हो सकता है। क्यों? जब टिकट दूसरी पार्टियों के बढ़ जाएंगे, जब दूसरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब हमको रिफ्यूज करने के बाद हम कहां जा सकें? देखो भाई, सियासत में वो क्या करते हैं, अपने मकसद के आगे जाते हैं। यही उन्वान, यही बात मैं आप तक पहुंचना चाहता, पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक बात मानता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं, मेरे सरपरस्त हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने खड़ा हूं, आप मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, मैंने क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी पार्टी एक कमजोर कैंडिडेट देना चाहती। आज मैंने इस हल्के में इतना काम किया है कि अल्लाह के फजल करम से ये सीट एमआईएम के टिकट पर चुनकर आ सकता हूं। और कौन ऐसी पार्टी है जो विनिंग कैंडिडेट को टिकट ना देते हुए ऐसे कमजोर कैंडिडेट टिकट दे जो अतुल सावी की जीत की वजह बने? बस यही सवाल। अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैं कई रातों से सो नहीं पाया। मेरे अफराद खानदान मुझसे पूछते हैं कि गफ्फार खादरी, तुमने यहाँ 5 लाख दिए, यानी 2 लाख दिए, यहाँ गए, रात में जागे, दिन में घूमे, और तुम्हारी पार्टी क्या कर रही? मेरे वो साथी जो मेरे खाने से खाने का काम करते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये फैसला इम्तियाज जलील करता है? तो हमने क्या करना फिर? और असद साहब भी उनकी बात सुन के करते होंगे, तो कोई ठीक बात नहीं है। भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है, जहां जहां फसादात के वक्त मैं गया, ये मोहतरम इम्तियाज जलील हमारा तो फोन उठाते ही नहीं। अब आप में से किसका उठाते मालूम नहीं, मगर मेरे साथी ने हंसते हुए किया, फडणवीस साहब का फोन उठाते हैं, 1 घंटे में उठाते रहते। अब सच्ची बात है कि झूठे मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे कंस्टिट्यूंसी मैंने महसूस किया कि अतुल सावी की मदद करना चाहते, एक ऐसा कैंडिडेट देना चाहते हैं। चूंकि मैंने 2019 के बाद से 2024 तक मेहनत की, घर घर गया, हिंदू बेल्ट में भी जाता हूं, मुस्लिम बेल्ट में भी जाता हूं, वंचित के पुराने रिश्ते भी हैं, और मुझे पूरा यकीन है पार्टी ऐसा काम बताना चाहती है कि हमारे सब दरवाजे बंद हो जाना। हमने कहीं जाना नहीं, जो बाद में डिक्लेयर कर देंगे हम टिकट नहीं देंगे। भाई, तुम रईस लश्करी का टिकट डिक्लेयर कर गए, जुम्मा 8 दिन से पार्टी में आया, फारूक शाब्दी का टिकट डिक्लेयर कर गए, इम्तियाज जलील का टिकट डिक्लेयर कर गए, तो हमने क्या गुनाह करे भाई? हमारे में क्या खुश बताओ। हाँ, हमने कहा था कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपन ने टिकट दिए थे, उस्मानाबाद, पूना वगैरह, बहुत सी बातें थी। हमने कहा था शिवसेना को वोट देने के बारे में, हमने वो मैं बताऊंगा बाद में। हमने सच्ची बात करने की कोशिश की, इसलिए मैं आपसे ये पूछने के लिए बैठा हूं। अभी फैसला मत कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए।
मैं यहाँ बैठूंगा, मेरे घर आइए, बैठ के बात करेंगे। क्या मैंने पार्टी को छोड़ना चाहिए? क्या मैंने इलेक्शन लड़ना चाहिए? लड़ना तो किससे लड़ना चाहिए? कौन से दरवाजे को खटखटाना चाहिए? भाई कोई भी आदमी, अब हमारे रमजानी खान है, असलम पठान है, कई दिनों से काम कर रहे। अगर इनका सियासी मकसद वही हम जैसे कायदीन खत्म कर देंगे तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना। बस यही बात करें। आप मेरे सरपरस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे मशवरा दीजिए। मशवरा देने के बाद मेरा साथ दीजिए। हम सब मिलकर कम से कम इस असेंबली हल्के में एक मजबूत क़ियादत पैदा करें। मुझे ये भी मशवरा दीजिए कि मैंने क्या करना चाहिए। देखो, हम सब आपस में जुड़े भी हैं। किसी की दिल आजादी मुझसे कभी हुई होगी, मगर मेरा यकीन है हम में से हर फर्द कौम के लिए, मिलत के लिए बहुत जिम्मेदार। मौलाना इशाती साहब आए, मुझे गुजारिश है आगे आए। और मैंने सोचा अब 23 सितंबर के बाद 8 अक्टूबर आ चुका है, मैंने भी कोई फैसला करना चाहिए, धोखे में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं आपके बीच आया, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे मशवरा दीजिए। आपको ठीक दिखता है तो साथ दीजिए, मेरा ख्याल रखिए। मैं किसी से उम्र में बड़ा है, किसी से छोटा है, किसी का मर्तबा दीनी तौर पे बहुत ज्यादा है। हमारी पार्टी की जो बातें सियासी तौर पे कहना है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा। अलबत्ता एक गुजारिश करूँगा कि जो खत मैंने तहरीर किया है वो कॉपी अपने साथ में ले जाएं, घर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचें। अगर इसमें से कोई बात गलत होगी तो आपका जूता मेरा सर है, मैं आपसे माफी मांगूंगा और सियासत से फस पैदा हो जाऊंगा। खुदा बेहतर जानता है मैंने सियासत को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। खुदा बेहतर जानता है कि फिरका परस्तों से कोई कंप्रोमाइज की बात मैं नहीं करता। खुदा जानता है मैं अपने भाइयों की इज्जत देता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई शख्स सियासी तौर पर मुसलमान दूसरी पार्टी में है तो मेरे जूते की नोक पे रखता हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नामों से रसूल का जुलूस निकालो और संजय सिंह साठ से जाके गले मिलो, ऐसा गले मिलो जैसे पिछड़े हुए भाई। मैं ये नहीं कहता कि हम फडणवीस का फोन रिसीव करेंगे। मेरे लिए हमारे खुर्रम भाई का फोन अहम है, आप सब जानते हैं। मैंने कभी फोन रिसीव नहीं किया होगा तो मैं 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद रिटर्न कॉल मांगता हूं। बस आप इन बातों को सही समझते होंगे। यकीन मैं गुनाहगार हूं, मुझसे गलतियां होती होंगी, कभी किसका दिल दुखा होगा। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं अगर के मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी बात, क्या आप नहीं चाहते कि अच्छी क़ियादत पैदा हो? बस यही सवाल, यही मशवरा, यही बात करने के आपके बीच आया था। बहुत सारी सियासी बातें, बहुत सारी बात अंदर की बातें मेरे पास है। जब सियासी सफर आगाज होगा इंशाअल्लाह आपके सामने आऊंगा। मैं बहुत सारी चीजों का चश्मदीद गवाह भी हूं, मैंने मुखालफतें भी की है, मगर मैं इस नतीजे को पहुंचा हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले हमारे साथियों से पूछना चाहिए। कल इत्तेफाक से कुछ मेरे साथी मेरे पास आए, वो आप दीदा हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब अपन इतनी मेहनत कर रहे, अपना कुछ पक्का नहीं है, आप ऐसा क्यों खामोश बैठे? मैंने कहा बेटा अब मैं क्या करूं? उसमें से एक साहब ने आगे बढ़कर कहा हम एक मीटिंग रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक बात है, अपन सब साथ में खाना भी खाएंगे, गुफ्तगू भी होगी। हमारे हमीद भाई, उनका मैं कुछ काम नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथी है।
मगर मुझसे मोहब्बत करते। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं खाने का खर्चा मैं दूं। एक दूसरे दोस्त ने कहा मैं बिरयानी बनाऊंगा। इसी तरह से जज्बा कौम का आज आप सबको कहीं जमा हुई है। मैं क्या कागपुर का खासदार हूं, मगर आपके दिल में जज्बा है कि कहीं ना कहीं मिलत के काम होना चाहिए, लीडरशिप आगे बढ़ना चाहिए। पर एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमें मशवरा दीजिए, हमको साथ दीजिए, हमको रास्ता बताइए, हमारी सरपरस्ती कीजिए। देखिए ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अफराद नहीं है, ये मिलत के अफराद। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बदलना होगा कि ये बात है कि मिलत के दर्जन अफराद है। हमारे खालिद सैफुद्दीन बैठे हैं, वो दूसरी पार्टी में है, मैं MIM में हूं। जफर बिगड़र बैठे हैं, दूसरी पार्टी में। बब्बू भाई है हमारे, बड़े बड़े अहम शख्सियतें जमा है जो इस असेंबली हल्के में असरअंदाज होते हैं। हमारे मौलाना हलीमुद्दीन साहब हैं, बहुत काबिल शख्सियत है, उनका बयान सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ। हमारे अनवर इशाती साहब आए, हमारे सुहेल सर, डॉक्टर उमर खातरी मेरे दामाद हैं, तो सब बैठे हैं। बहरहाल हम इस फिलहाल बहुत परेशानी में हैं, कोई नतीजों को पहुंच नहीं पा गए हैं। आपकी मदद चाहिए, आपका मशवरा चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए, और आप हमारा मशवरा हमको मशवरा देंगे, हिम्मत देंगे। मैं तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे और कौम और मिलत की सही खिदमत का जरिया बनाए। मैं इस मौके पर मौलाना अनवर इशाती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा मुखातिब भी करें और हमारे लिए दुआ भी करें।